प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 3 है ना दोस्तों, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा अर्थ होता है ना। जैसे हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में क्या देखा था कि अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में यानी इंटरनल पार्ट में जब कोई मूवमेंट होता है, वहां पर कोई हलचल होती है, तो उसका इफेक्ट हमारे अर्थ के सरफेस पे दिखाई देता है, जिसकी वजह से माउंटेन्स वगैरह फॉर्म होते हैं, है ना, अर्थक्वेक आते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले, वहां पर हमने इंटरनल मूवमेंट देखा था, यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, यानी कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल देखने वाले हैं। अगर एक्सटर्नल कुछ हमारे अर्थ के ऊपर हो रहा है, राइट, तो अर्थ के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से यहाँ पे लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसके दो पार्ट है। एक तो है पार्ट 1 जो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपका आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 कहाँ पर है भाई, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करना। तो चलो अभी स्टार्ट करें, सब लोग तैयार हैं तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो जैसे इसका इंट्रोडक्शन हम पहले समझ लेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जब इंटरनल मूवमेंट होता है हमारे अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में, तो इसकी वजह से हमें कई सारे चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, है ना, प्लेटोज फॉर्म होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, राइट। तो ये कंटिन्यूअसली हमारे इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट्स होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी होते हैं और इसके कारण भी कई सारे चेंजेस हमारे अर्थ के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, सुनिए ये कैसे होते हैं, तो समझिएगा, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पे कुछ फोर्सेस काम करते हैं, उन फोर्सेस के कारण ही हमें ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक तो हमारा सोलर एनर्जी हो जाएगा। सोलर एनर्जी क्या होता है, तो देखो सन से मिलने वाली जो एनर्जी है उसका यूज करके अगर कुछ हम बना रहे हैं या फिर उसकी वजह से कुछ चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं, तो वो आपका सोलर एनर्जी में मतलब काउंट किया जाएगा। फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स हम सभी लोग जानते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी जो हमारे अर्थ के पास होता है। अभी देखो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी हम इसके ऊपर टिके हुए हैं। इसी की वजह से अगर हम कोई भी चीज आसमान में फेंकते हैं तो वो आकर के नीचे ही गिरता है। आप कुछ भी फेंक लो, बॉल फेंको, आप आपके हाथ में कोई सिक्का है उसको ऊपर उछालो, कहाँ पे आकर के गिरेगा, नीचे आकर के गिरेगा। क्यों गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है ना कि अगर जैसे इसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि स्पीड के कारण जो, मान लीजिए जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, तो कोई वस्तु क्या है, मतलब वो चल रही है, तो इसके कारण उसके अंदर जो एनर्जी आई ना उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है कि गति के कारण, स्पीड के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोगों ने साइंस में जरूर से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सभी एनर्जीज हैं जिसके कारण क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस पे होते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर हमें मेनली क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले हम डू यू नो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें आपको समझाऊंगी। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से दूंगी और फिर देखेंगे हम आगे। देखिएगा, लैंडफॉर्म्स फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट। देखो जब इंटरनल मूवमेंट होता है तो इसके कारण कौन कौन से जो ये चीजें हैं मतलब डेवलप होती हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो कंटिनेंट्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटोज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स कहते हैं। जो इंटरनल मूवमेंट के कारण मतलब लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म कहा जाता है। और जो अब एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे ना स्टूडेंट, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हमारा टर्शरी लैंडफॉर्म। अब देखो ये जो टर्शरी लैंडफॉर्म्स है ना वो कैसे बनते हैं, तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स है ना स्टूडेंट, उन्हीं के ऊपर कुछ प्रोसेस हो जाता है। देखिएगा जैसे कि वेदरिंग हो जाती होगी। वेदरिंग यानी क्या होता है, जैसे मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है, लो भाई अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे करके टूट रहा है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। फिर यहाँ पे इरोजन की हम बात करेंगे। इरोजन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे टूटा, ठीक है, अब ये टूटा और ये बह करके दूसरी जगह पे जा रहा है, या फिर यहाँ पे कोई मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी है, यहाँ से इतना कट करके ये बह करके आ गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इरोजन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना। तो ये जो मिट्टी था ये यहाँ पे कटा, ठीक है, ये पूरी मिट्टी थी ना ये कटी, अब ये यहाँ से बहा करके, मान लीजिए कोई नदी आ रही है, वो बहा करके इसको लेकर के ऐसे 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 जा करके उसने ला करके यहाँ पे इसको डिपोजिट कर दिया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिपोजिशन मतलब क्या, यही डिपोजिट होना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये सभी प्रोसेस होते हैं
weathering, erosion, transportation and deposition. The primary and secondary landforms give way to the tertiary landforms. ठीक है, यानी जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म है उसमें ये सभी प्रोसेस होकर के नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं और उन्हीं को हम इसमें एक्सटर्नल जो प्रोसेस है उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल वैलीज। ओके, वैलीज यानी क्या होता है, घाटी। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अभी तो सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, बस अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, तो इसके बारे में हमें आपको डिटेल में बताऊंगी आगे। फिर यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स ना ये जो बालू होता है ना उसकी मदद से बनते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर डेल्टा भी बनता है, यू शेप की वैली बनती है। यानी जो वैली है ना, वैली मतलब क्या होता है, मान लीजिए दोनों तरफ इधर से पहाड़ है, इधर से भी पहाड़ है, बीच में क्या है कि पूरा खाली रास्ता है। ठीक है, ऐसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। तो यू शेप की भी वैली होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से, राइट। चलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो अभी पार्ट 1 में हम लोग मेनली क्या देखने वाले, ये जो वेदरिंग है ना वो हम यहाँ पे मेनली समझने वाले। बाकी ये जो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और ये डिपोजिशन है ना, इसको हम समझेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में। देखो, ये जो इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है और डिपोजिशन है ना, ये अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे वो विंड की वजह से भी होता है, फिर क्या कहते हैं इसको, जो वाटर है ना इसकी वजह से भी होता है। मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ये इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है। तो इसको तो हम कवर करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में। अभी यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा प्यारे बच्चों, वेदरिंग के ऊपर रहेगा। ठीक है, जो हमारे रॉक्स होते हैं ना उसमें किस प्रकार से वेदरिंग होती है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे इसमें कुछ पिक्चर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सफोलिएशन ऑफ डोम शेप हिल। मतलब ये हिल था, ठीक है, डोम शेप का, जिसका एक्सफोलिएशन हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे वेदरिंग जो है ना, मेनली हम यहाँ पे 3 टाइप्स के वेदरिंग पढ़ने वाले हैं। पहले आप इन चित्रों को देख लो, ये देखो यहाँ पे भी मैकेनिकल वेदरिंग हो रही है, ये भी है मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, मैं अगर आपको बताऊं तो सुनो। मैकेनिकल वेदरिंग मतलब क्या होता है ना कि आपका, जैसे मान लो ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, अब ये क्या होगा, ऐसे करके टूट गया, यानी इसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग यानी टूटना होता है। तो ये टूट करके ना ऐसे 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है, तो ये दोनों जो पत्थर यहाँ पर फॉर्म हुए ना, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। यानी इसकी प्रॉपर्टी जो थी ना वही इसकी भी रहेगी और वही इसकी भी रहेगी। यानी ये टूटे तो सही, इनकी वेदरिंग तो हुई, बट इनकी जो प्रॉपर्टी है ना इसमें हमें कुछ भी चेंजेस देखने नहीं मिला। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा केमिकल वेदरिंग, ये भी है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना कि बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है, यानी जो हमारे जीव होते हैं ना उनकी मदद से भी पत्थरों को नुकसान पहुंचता है। जैसे आप ये चींटी देख रहे हो, अब चींटी देखो भैया क्या कर रही है, देख लो, ये इस पत्थर को खोदे जा रही है, खोदे जा रही है। अब खोदने से क्या होगा, ये इसको नुकसान होगा कि नहीं, वेदरिंग होगी ना हमारे इस चट्टान में, इस पत्थर में या फिर मिट्टी में। तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो वेदरिंग मेनली हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या होता है, अच्छा वेदरिंग क्या है, तो देखो, ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स अ नेचुरल फिनोमिना, इट इज अ कॉल्ड अ वेदरिंग। यानी कि जब रॉक्स का क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाता है, राइट, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। अब जो वेदरिंग है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हमारा मैकेनिकल यानी कि फिजिकल हो सकता है, केमिकली हो सकता है और बायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये तीनों हमें पढ़ने हैं। तो मैंने क्या सोचा है ना कि इन तीनों को आपको अलग अलग वीडियो में सिखाऊं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा ना उसमें हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल वेदरिंग की। फिर जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग की। और जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम देखेंगे प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल वेदरिंग। और इसके बाद एक और टॉपिक है, इसी में लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ बायोलॉजिकल वेदरिंग के बाद, तो उसको भी हम उसी लेक्चर नंबर 4 में ही क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो लास्ट में आपको ये वाला टॉपिक इधर देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे इरोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो ये मास मूवमेंट। ठीक है, तो इनको हम हमारे लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे। तो अभी बस हम इतना ही रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया है, तो एक बार फिर से आप पढ़ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्यारे बच्चों मैकेनिकल वेदरिंग। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।